तो देखो, आज की जो क्लास है हमारी वो एक्सेल के ऊपर होने वाली है। आज हम एक्सेल के ऊपर जो है ना क्लास रखने वाले हैं अपनी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्सेल को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि कल हमने आपको प्रोसेस बताई नहीं थी कि एक्सेल को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको जो एक्सेल है वो लेटेस्ट वाला ही चाहिए होगा, है ना। तो कोशिश करें कि आपके पास में जो एक्सेल है वो लेटेस्ट वाला हो। लेटेस्ट वाला मतलब अभी जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट 365, है ना, वो आपको चाहिए। अब वो ही क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे एआई फीचर हैं आपके, बहुत सारे अलग अलग तरीके से फंक्शनलिटीज़ हैं उसमें। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सेल चाहिए वो कौन सा चाहिए? नया वाला, जो अभी करंट में चल रहा है। तो देखो, आपको जो एक्सेल है वो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पावर शेल खोलनी है अपने लैपटॉप के ऊपर, है ना। तो आप यहाँ पे पावर शेल लिखोगे तो आपका जो पावर शेल है ना इस तरीके से आ जाएगा, है ना। हर एक चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसकी वही आपको समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, जब आपकी ये पावर शेल खुल जाएगी इस तरीके से आपका पावर शेल खुल जाएगा, और इसके ऊपर आपको करना क्या है, एक कमांड लगानी है। और वो कमांड क्या लगानी है वो देखना ध्यान से, है ना। तो एक ये कमांड है IRM, है ना, HTTPS और उसके बाद कॉलन // ठीक है, गेट डॉट एक्टिवेटेड डॉट विन, है ना। और इसके बाद में पाइप जो आपका स्लैश होता है ना वो लगाना है आपको, और IEX, ठीक है। ये आपको कमांड लगानी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये वाली कमांड लगा सकते हो यहाँ पे IRM। इस कमांड को लिख दो, IRM लिखो अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लो IRM। देन उसके बाद में लिखो HTTPS कॉलन // गेट डॉट एक्टिवेटेड डॉट विन। और फिर उसके बाद में पाइप स्लैश, इसको जो खड़ा वाला ये स्लैश होता है ना इसको पाइप स्लैश बोलते हैं, ठीक है, पाइप स्लैश। देन उसके बाद में IEX, ठीक है। इतनी कमांड लगानी है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर दबा देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा। अब यहाँ पे आपको पूछेगा वो यस या नो, है ना। एक छोटी सी विंडो खुलेगी आपके सामने और वो आपसे पूछेगा यस और नो, तो आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और विंडो खुल करके आ जाएगी काली स्क्रीन वाली, है ना। इस तरीके से काली स्क्रीन वाली एक और विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका HWID, है ना, ओहुक करके आ रहा है एक, और उसके बाद में TS फोर्थ करके आ रहा है, ऑनलाइन KMS करके आ रहा है, चेक एक्टिवेशन स्टेटस आ रहा है, चेक विंडोज़ एडिशन आ रहा है, और उसके बाद में चेंज आपका ऑफिस एडिशन आ रहा है, ट्रबल सूट, एक्स्ट्रास, हेल्प और एग्जिट, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे ऑफिस आपको इंस्टॉल करना है तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना ओहुक करके, है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जाओ और 2 प्रेस कर दो नॉर्मली। जैसे आप 2 प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक और जो है ना ऑप्शन खुल करके आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वो बोलेगा कि इंस्टॉल ओहुक ऑफिस एक्टिवेशन, और उसके बाद में अनइंस्टॉल ओहुक, ठीक है, डाउनलोड ऑफिस और गो टू बैक। अब जैसे आपके पास में अभी जो ऑफिस है वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है डाउनलोड ऑफिस, तो उसके ऊपर आपको 3 क्लिक करना है। जो आपका कीबोर्ड है ना, जो आपकी नम पैड होगी, तो नम पैड पर आपको जो 3 नंबर का न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्लिक करना है। जैसे आप 3 क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाएगा वो इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे और वो आपको डाउनलोड ऑफिस और विंडोज़ का ऑप्शन देगा। अब नीचे आना है आपको, है ना, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ऑफिस। और एक चीज़ देखना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे हार्ट का निशान देख लेना है। जहाँ पे हार्ट का निशान होगा बस उसी लिंक पे क्लिक कर देना एक बार आप, है ना। जैसे आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, आपका इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंग्लिश EN और उसके बाद में US, बाकी वो वाले ऑप्शन आ जाएंगे। और देन उसके बाद में आपका ये सिलेक्टेड ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 और सब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन 32 या 64 बिट के, है ना। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है लिंक के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपका जो ऑफिस है ना वो डाउनलोड होना जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 365 प्रो प्लस रिटेल, ठीक है, .img। तो ये आपका करीब 5 GB के समथिंग फाइल है और ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद, है ना, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी ये केवल जो नया वाला ऑफिस है वो
डाउनलोड हुआ है, जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद में, एक चीज़ और याद रखना कि ऑफलाइन वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, ऑनलाइन वाला नहीं करना है, ऑफलाइन वाला करना है। तो ऑफलाइन वाला करना, लिंक के ऊपर क्लिक करना, और वो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके ध्यान रखना थोड़ा सा। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको फिर से उसके ऊपर आना है, ठीक है, आपको फिर से उसके ऊपर आना है। क्या करना है, जैसे आप इसके ऊपर वापस आओगे तो यहाँ पे आपको जीरो प्रेस करना है, ठीक है। जीरो प्रेस करोगे तो आप बैक चले जाओगे, है ना। फिर से आपको वही ऑप्शन देगा वो जो आपकी स्टार्टिंग में आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये वाले ऑप्शन तो आपको ट्राई करने हैं जब आपका जो ऑफिस है वो डाउनलोड हो करके इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल करने की सिंपल प्रोसेस है आपकी, आप बस उसके ऊपर डबल क्लिक करिए और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, वैसे आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। देन उसके बाद में जो आपका ऑफिस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक्टिवेट करने के लिए आपको वैसे ही यहाँ पे फिर से आ जाना है, और जो आपका ओ हुक है उसी के ऊपर वापस से क्लिक करना है, यानी 2 प्रेस कर देना है। जैसे आप 2 प्रेस करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। अब आपको इंस्टॉल करने की, इंस्टॉल तो हो चुका आपका, अब आपको एक्टिवेट करना है। तो आप जैसे ही 1 प्रेस करोगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परमानेंटली जो है ना वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पे आपको 1 प्रेस करना है। देन उसके बाद में आपका जो ऑफिस है लेटेस्ट वाला वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को। जो ऑफिस है आपका एक्टिवेट हो जाएगा जब आप उसको खोल के देखोगे। जैसे मैं आप अगर एक्सेल खोलूँ यहाँ पे, तो मैं एक्सेल आप यहाँ पे ना आपको आराम से खोल के दिखा सकता हूँ, और आप चाहो तो देख सकते हो कि एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप नॉर्मली क्लिक करो यहाँ पे अकाउंट के ऊपर, अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट आईडी कहाँ लिखी है। देखो यहाँ पे लिखा है ना सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वगैरह भी लिखी होगी। स्विच लाइसेंस के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, या यहाँ पे आपका ये स्विच अकाउंट है, स्विच अकाउंट पर क्लिक नहीं करना आप लोगों को, है ना। और जैसे मैं अबाउट एक्सेल के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा मेरी प्रोडक्ट आईडी के बारे में, मेरी जो सेशन आईडी उसके बारे में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ऑफिस है वो एक्टिवेट हो रखा है पहले से, है ना, और मैंने इसको एक्टिवेट कर रखा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप चाहो तो जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं आपके वो भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते हैं। ये वो वाला वर्जन नहीं है आपका क्रैक ब्रैक वाला, है ना। ये वर्जन कैसा है फिर, तो ये वर्जन आपका देखो मैं बताता हूँ ये वर्जन कौन सा है। ये वर्जन है आपका डेवलपर्स वाला, है ना। यहाँ पे जो डेवलपर होते हैं ना ये उसको यूज़ करते हैं, डेवलपर के लिए फ्री होता है ना। मैंने आपको डेवलपर वाला ऑप्शन बताया है, तो डेवलपर वाला ऑप्शन आप यूज़ करोगे तो आपके सिस्टम में कोई भी वायरस या फिर ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल है ना। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल है, इसलिए आपको एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन भी सिंपल दे रखे हैं, और आप लोग इसको ईजिली एक्टिवेट भी कर सकते हो, अपडेट भी आपके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपके डेवलपर्स होते हैं उनके लिए फ्री होता है, तो डेवलपर के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री होती है ना। तुम डेवलपर नहीं हो इसीलिए आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अपडेट वगैरह ना वो मिल जाते हैं आपको। अपडेट पे क्लिक करोगे, है ना, व्यू जो अपडेट्स हैं आपके वो देख सकते हो। अबाउट अपडेट्स के बारे में देख सकते हो, जैसे क्या न्यू आया है क्या नहीं आया है वो सब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल होम के ऊपर आ रहा हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। तो आप जब एक्सेल को देखोगे तो अब जो आपका एक्सेल है वो नॉर्मली एक्टिवेट हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर जिस वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन भी और मिलेंगे, जैसे इंग्लिश का है यहाँ पे। अगर आपको अरबिक में करना है तो अरबिक में आप लोग कर सकते हो। आपको ये बल्गेरियन में करना है तो इसमें कर सकते हो। जेंट्स में करना है तो जेंट्स में कर सकते हो। डेनिश में करना है तो उसमें कर सकते हो। जर्मन लैंग्वेज में करना चाहो जर्मन में कर सकते हो। ग्रीक में करना चाहो ग्रीक में कर सकते हो। इंग्लिश यूके में करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। स्पेनिश में करना चाहो स्पेनिश मैक्सिको में करना चाहो, है ना। और इसके बाद में रोमानियन में करना चाहो, फिनिश में करना चाहो, फ्रेंच में करना चाहो फ्रेंच में करना चाहो, ठीक है, हिब्रू में करना चाहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में भी आता है ये, तो हिंदी में भी करना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूएस वाला वर्जन चूज़ कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारी लैंग्वेजेस में आता है ना, तो ये कई सारी लैंग्वेजेस में आता है। जो आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर लेना, है ना। आप लोग अगर फ्रेंच वगैरह जानते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, समझ में आया ऑफिस को कैसे एक्टिवेट करना है। ऑफिस को कैसे एक्टिवेट करना है समझ में आ गया।
लेकिन एक सर ये सभी लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा? हाँ, सारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा ये सब लैपटॉप्स के लिए है ना। स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट वाली होनी चाहिए या कन्फिग्रेशन हाई वाली होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर चल जाता है। और इसको केवल अपने तक ही रखना, किसी और को शेयर मत करना, क्योंकि डेवलपर जो मोड होते हैं ना वो कभी कभी बंद भी कर देती है कंपनी वाले। तो ये ज़्यादा यूज़ दिखता है ना उन लोगों को, तो फिर अब देखो, जो चीज़ केवल डेवलपर के लिए रखी गई है और उसको कॉर्पोरेट वाले यूज़ करेंगे तो फिर डेवलपर के लिए खतरनाक है ना, ये डेवलपर को फिर फ्री में नहीं मिल पाएगा वो, है ना। और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, फिर होगा ये कि डेवलपर की आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो डेवलपर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वजह से आप लोग इसको गलत यूज़ मत करना और अपने तक ही सीमित रखना, केवल और केवल अपने तक। अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसी चीज़ को एक्टिवेट करने के बहुत सारे चार्ज ले लेते हैं वो लोग, 5,000 10,000 रुपये ऐसे चार्ज ले लेते हैं। तो अभी ये आप लोग केवल अपने यूज़ के लिए रखो इसको। ये कोर्स के अंदर था, इसलिए बताया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बताया मैंने कि आप लोग इससे थोड़ा सा फ़ायदा ले पाओ, बस, और कुछ नहीं। आप लोग बस पढ़ पाओ, समझ पाओ, इसलिए बताया, है ना। वरना फिर परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, आपको 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, है ना। इतना तो कोर्स भी नहीं है। चलो ठीक है, एक्सेल के ऊपर आते हैं अपन, है ना। ये अपडेट होने लग गया बढ़िया। सर 2 मिनट डाउनलोड करके देखते हैं। हाँ, करो करो, डाउनलोड करो। सर जो आपने बताया है डाउनलोड का, सिर्फ इसमें एक्सेल ही डाउनलोड होगी या वर्ड या पावर पॉइंट वगैरह भी डाउनलोड हो जाएंगे? इसमें जो इसका पूरा पैकेज होता है ना, वर्ड वगैरह, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिश करके आता है, आउटलुक करके आता है, जो पूरा एक ऑफिस का पैकेज है ना, वो होता है इसके साथ में। वन नोट वगैरह सब इंस्टॉल हो जाएंगे आपके। ओके सर। अब देखो, डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल को यूज़ करना और एक्सेल चलाना आना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब देखो, जो एक्सेल है आपका, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको देखते हैं, है ना। जैसे इसके इंटरफेस के बारे में, डेटा एंट्री किस तरीके से होती है इसमें, डेटा एंट्री और बेसिक फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे आज हम। आज की क्लास का जो मेमो है वो बता देते हैं आपको कि आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग डेटा एनालिटिक्स में जो एक्सेल होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पूरा इंटरफेस है उसको यूज़ कैसे करते हैं वो लोग आज हम देखेंगे। देन उसके बाद में वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। रोज़, कॉलम, सेल्स को आइडेंटिफाई करना देखेंगे अब आज, ठीक है। डेटा एंट्री और बेसिक फॉर्मेटिंग कर पाएंगे आज, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो डेटा सेट होता है वो किस तरीके से बनता है, उसको कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हमारी रहने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके पास में। ये एक्टिविटी है और एक्टिविटी क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते कि
क्या है ये, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मैं कुछ डेली नीड्स की चीज़ें लिख रहा हूँ, डेली नीड्स की चीज़ें लिख रहा हूँ, है ना। तो उसको धीरे ध्यान से देखना है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ मिल्क, है ना, 60 रुपये का, ब्रेड, ठीक है, 50 रुपये की, और राइस 70 रुपये की, ठीक है, और शुगर 50 रुपये की, चाय 120 रुपये की, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो लिखी है मैंने। जैसे दूध होता है आपका, ठीक है, ब्रेड होती है, राइस होते हैं, शुगर होती है, चाय होती है, ठीक है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि ये तो चलो मेरे पास में कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4 और ये पाँच प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर ये 5 प्रोडक्ट की जगह पे 5,000 प्रोडक्ट अगर लिख रहा होता, तो क्या पॉसिबल होता नोटबुक में इनको लिखना, या मैनुअली इनको लिखना, या हाथ से इनको लिखना? बोलो। सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अगर हम मैनुअल लिखते थे। मैनुअल लिख तो देंगे पर जो आइडेंटिफाई है वो नहीं कर पाएंगे हम। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सर डिफिकल्टी होगी वो, हम फिल्टर के थ्रू हम कुछ भी निकालें तो निकल जाएगा, इसमें फिर डिफिकल्टी होगी मैनुअल में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि जो आपका ये नॉर्मल सा एक डेटा हमने लिखा है ना, अभी देखो ये बहुत कम डेटा है, तो हम इसको नोटबुक के ऊपर जो है ना आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जो प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट जो मैंने लिखे हैं, अगर ये 5,000 प्रोडक्ट होते, तो इनको नोटबुक के ऊपर मैनेज करना या मैनुअली मैनेज करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। उस वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टर्म है, जैसे यहाँ पे 5 प्रोडक्ट लिखे हैं, तो अगर मैं इनको नोटबुक में लिखता तो ये ईजी था, लेकिन अगर 5,000 प्रोडक्ट लिखता तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है और सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है, और टोटल बिल कितना होगा, और एवरेज जो एवरेज प्राइस है वो कितनी होगी, बताओ। इसको चेक करो कि इसमें सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है। ये रहा चाय, ठीक है, टी मेरा सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। सबसे सस्ता कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन है इसमें, 50 रुपये वाला ये है, और 50 ये है। तो दोनों को ही ले लेते हैं, शुगर और जो ब्रेड है वो, तो ये मेरे 50 रुपये के हैं, ठीक है। तो आसानी से मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट है वो निकाल लिया, और जो लोएस्ट प्राइस वाला है वो भी निकाल लिया। अब इसका टोटल बिल कितना होता है, 120 और 50, 170, 170 और 70 कितने हो गए, 100 240, 240 और 50, 290, 290 और 350 हो गए टोटल, ठीक है, सही है। अब इसका एवरेज निकालना, मुझे एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने टोटल किया है इसी में मुझे को 5 का वो कर देना है। तो ये आएगा आपका 17, ठीक है, 17। तो ये आपका एवरेज आ रहा है यहाँ पे 17, और जो आपका टोटल बिल आ रहा है वो 350 रुपये, ठीक है। तो अब ये जो आपकी छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसको नोटबुक पे करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, कि मैंने पहले सबको काउंट किया, देन उसके बाद उसको डिवाइड किया, या इसमें से ये फाइंड किया कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस वाला कौन सा है और लोएस्ट प्राइस वाला कौन सा है ना। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा इसमें, लगा कि है ना, लगा। तो लेकिन अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अगर मेरे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते तब क्या होता, तब तो मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल वगैरह का यूज़ करना पड़ता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेल का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना है, मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब छोटी मोटी चीज़ें वो तो हम लोग नोटबुक पे कर लेते हैं, चलो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपकी नोटबुक पे हो जानी है।
लेकिन अगर हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हुआ तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एक्सेल है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक्सेल, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। सही है, क्लियर हो रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। राइटिंग थोड़ी थोड़ी सुधर गई है पहले से, है ना? पहले बहुत गंदी थी, अब धीरे धीरे सिस्टम में लिखना आ रहा है और कर रहे हैं हम लोग, है ना? इम्प्रूवमेंट हो जाती है धीरे धीरे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करें तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो आपकी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ना? जहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, है ना? तो एक्सेल के अंदर ये होता है। तो अगर हम इसको नॉर्मली तौर पे बोलें तो एक डेफिनेशन हम लोग लिखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा को कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेट करने, है ना, एनालाइज करने और विजुअलाइज, बस ये गड़बड़ होनी थी, करने के लिए किया जाता है ना? तो समझ में आया माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है वो क्या होता है? एक जो बेसिक डेफिनेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम लोग डेटा को कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेट करने, है ना, और एनालाइज करने, विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, विजुलाइज करना, ठीक है, इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेल का यूज़ करते हैं। और जो एक आपका ये वाला टर्म है स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना? जहाँ पे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रखते हैं, उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब नॉर्मली अगर हम बोलें, अगर जैसे आपने बोला किसी ने कि सर मेरे पास में एक्सेल नहीं है, या मैं एक्सेल यूज़ नहीं कर पा रहा, या मेरे को एक्सेल यूज़ नहीं करना है, तो मुझे एक्सेल का ऑल्टरनेटिव बताओ, तो मैं आपको और क्या करूँगा यहाँ पे, जो और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे जहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा, तो मैं वो बताऊँगा आपको, है ना? तो आपको करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक होता है लिब्री ऑफिस, है ना? लिब्री ऑफिस, तो लिब्री ऑफिस में आपका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका एक्सेल आता है, तो लिब्री ऑफिस में आपका आता है कैल्क करके, है ना? और अगर आप यहाँ पे और उसके ऊपर जाओगे तो और भी आपके ऑफिसेस होते हैं जिनका यूज़ आप लोग और तरीके से भी कर सकते हो, है ना? एक ओपन ऑफिस करके होता है ना? ओपन ऑफिस में भी एक्सेल होता है आपका। एक ओनली ऑफिस करके होता है, उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये सब आपकी एक्सेल के फॉर्मेट में ही यूज़ होते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, विजुलाइज करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी नॉर्मली किसके फॉर्मेट में हो जाती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक्सेल में। अब अगर हम सिंपल फार्मूले की बात करें, इसको कंक्लूड करने की बात करें, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, है ना? सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ, तो जो एक्सेल है आपका, है ना, जो एक्सेल है, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ, क्या मैं एक्सेल को ये बोल सकता हूँ कि जो एक्सेल होता है वो आपका डिजिटल रजिस्टर होता है ना, प्लस कैलकुलेटर भी होता है ना,
और प्लस डेटा एनालिटिक्स टूल भी होता है ना, डेटा एनालिसिस टूल भी होता है। तो क्या मैं एक्सेल को बोल सकता हूँ एक डिजिटल रजिस्टर, एक कैलकुलेटर, एक डेटा एनालिसिस टूल, ठीक है। तो ये एक्सेल में मेरी जो एक्सेल है उसकी डेफिनेशन और एक्सेल में एक्सेल होता क्या है उसके बारे में बताया, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इतना तो शायद आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, है ना। एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एग्जांपल के तौर पे हमने अगर बोला कि जैसे स्कूल है ना, स्कूल में हम लोग लेते हैं और स्कूल चलते हैं, है ना, स्कूल चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा स्कूल में क्या होता है, आपका एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर। अब इस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर होता क्या है, इस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर होता क्या है। तो जब हम अटेंडेंस मार्क करने की बारी आती है तो इसमें स्टूडेंट का नेम होता है ना, स्टूडेंट का नेम होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग। स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग। और इसमें स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर में ही। अगर कोई मल्टीपल रजिस्टर को एक साथ तो कर रहा हो तो, है ना। तो इसमें क्या होता है, सब रजिस्टर में लिखा होता है ना, जो जितना भी चीज़ें आपकी, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर के हो, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह, सब आपका रजिस्टर के अंदर लिखा होता है ना। अब यहाँ पर जो एक्सेल होता है वो भी यही काम करता है, रजिस्टर वाला, है ना। बस डिफरेंस ये होता है कि एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह हैं वो सब ऑटोमेटिकली होती हैं, लेकिन रजिस्टर वगैरह के अंदर आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी। बस डिफरेंस इतना होता है ना। जैसे आपको बोला कि जो एक्सेल होता है वो डिजिटल रजिस्टर की तरह काम करता है, कैलकुलेटर की तरह काम करता है, डेटा एनालिसिस टूल की तरह काम करता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक्सेल की ज़रूरत होती है। और मल्टीपल जो हमारे पास में डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो मैनेज करने के लिए हम लोग एक्सेल को यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर एक बिजनेस एग्जाम्पल आपको देते हैं, बिजनेस एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं, है ना। तो जो बिजनेस एग्जाम्पल है आपका वो क्या है, तो देखो जैसे एक शॉप ओनर है ना, एक मोबाइल शॉप ओनर ले लेते हैं, मोबाइल शॉप ओनर। अब इस मोबाइल शॉप ओनर के साथ में क्या है कि उसके पास में ना 300 मोबाइल का स्टॉक है ना। अब वो नोटबुक में मैनेज करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेल में इसको मैनेज करेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा। उसको पता होगा कि कौन सा फ़ोन मेरा बिक चुका है, कौन सा रखा हुआ है, कौन सा स्टॉक में है, कौन सा नहीं है, कौन से की क्या प्राइस है ना, किसका कौन सा मॉडल बचा हुआ है। तो वो आराम से क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में मैनेज कर सकता है। जैसे एक जो कंपनी होती है जब वो कहीं अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो ये देखती है कि एक उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितने उसके यूनिट सेल हो गए, कितना क्या हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े एक्सेल्स का यूज़ करते हैं, है ना, बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में एक्सेल्स का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में, बिना एक्सेल के तो शायद में भी पॉसिबल ना हो, है ना, लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। अब देखो हम लोग एक्सेल को क्यों ही यूज़ करें, है ना। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो वाई एक्सेल यूज्ड इन डेटा एनालिटिक्स, है ना, डेटा एनालिटिक्स। तो अब क्या है यहाँ पे एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स की स्पेलिंग गलत है वो सही कर देना आप लोग। अब समझो ये कि डेटा एनालिटिक्स में हम लोग एक्सेल को क्यों यूज़ करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। एक्सेल में हम लोग डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन उसके बाद एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी हम लोगों को समझ में आता है। देन उसके बाद में हम लोग एक्सेल में चार्ट वगैरह बना सकते हैं, चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक्सेल में हम लोग रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें एक्सेल में डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड बन जाते हैं हमारे एक्सेल के अंदर। और एक्सेल में ही हमारा डेटा एनालिसिस भी होता है। तो इस वजह से अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेल की, तो एक्सेल मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। देखो डेटा एंट्री के लिए भी हम लोग एक्सेल देख रहे हैं, डेटा क्लीनिंग के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं, चार्ट बनाने के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं, डैशबोर्ड बनाने के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं, और डेटा एनालिसिस के लिए भी एक्सेल देख रहे हैं। तो जो एक्सेल है आपका वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, है ना, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। यानी हर काम के लिए एक्सेल जब ज़रूरत है हमें, तो हम एक्सेल क्यों ना यूज़ करें।
ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे रियल कंपनीज का जो एक्सेल यूज़ करती हैं, ठीक है, एक्सेल यूज़ करती हैं। तो जैसे हर जो छोटी बड़ी कंपनी होती है वो एक्सेल यूज़ करती है, ये तो आप लोगों को पता है। जैसे एक कंपनी है यहाँ पे TCS, एक कंपनी है यहाँ पे इन्फोसिस, है ना, इन्फोसिस, एक कंपनी है यहाँ पे विप्रो, ठीक है, एक कंपनी है अमेजोन, एक कंपनी है आपकी डिलॉयट, है ना। तो अब ये जैसे कंपनी है हमारे पास में मल्टीपल, तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो अमेजोन हो, डिलॉटी हो, तो ये लोग क्या करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे डेटा को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए एक्सेल का यूज़ होता है, तो हम लोग नॉर्मल सी चीज़ के लिए एक्सेल क्यों ना इस्तेमाल करेंगे, है ना। सही है, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बताओ पहले। यस सर। एक हो, एक काम करो, आप ना ये सर्च करो, इधर इंटरनेट पे आओ, और इंटरनेट के ऊपर क्या सर्च करना है आप लोगों को, यहाँ पे ना एक छोटी सी क्वेरी सर्च करो आप लोग, यहाँ पे लिखो एक्सेल इम्पोर्टेंस इन बिजनेसेस, है ना, एंड जॉब्स। तो ये मेरे को बताएगा, मैं AI से पूछूंगा, मैं इससे नहीं पूछूंगा, मैं AI से पूछूंगा, AI मेरे को आंसर करेगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल आपकी उसमें बताता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ द डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। It serves as the primary tool that connects different business systems, enabled companies to transform messy raw data into clear actionable strategies, ठीक है, ये देखा। देन उसके बाद में इसमें लिखा है बिकॉज ओवर 750 मिलियन प्रोफेशनल ग्लोबल रिलाई ऑन एक्सेल। देखो कितना है ये, 750 मिलियन प्रोफेशनल ग्लोबल रिलाई ऑन एक्सेल, तो कितना ज़्यादा स्कोप बढ़ गया। अब देखो इंपॉर्टेंस इन बिजनेस क्या है इसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के लिए एक्सेल आपका, डेटा कंसोलिडेशन और विजुलाइजेशन के लिए आपका एक्सेल, ऑपरेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक्सेल, ठीक है। जॉब एंड करियर में देखोगे तो जॉब एंड करियर में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो बेसिक जब आप देखोगे जॉब एक्सेल पे, तो डेटा एंट्री की जॉब मिल जाएगी आपको, है ना। इसेंशियल आपको बेसलाइन आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। देन उसके बाद में अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे देखोगे तो जैसे वी लुकअप होता है आपका, या पावर टेबल वगैरह आती है वो देखोगे तो उस पर आपको तो मिल जाएगा। एडवांस लेवल पे देखोगे तो वी आनी आपको चाहिए, पावर क्वेरी वगैरह लगानी आनी चाहिए, मैक्रोस वगैरह का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेल के ऊपर अगर आप जॉब देखने जाओगे ना, तो एक्सेल के ऊपर ही आपको मल्टीपल जॉब्स मिल जाएंगी। और जब आप एक्सेल के ऊपर मल्टीपल जॉब्स देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल कि बिना एक्सेल के तो कुछ नहीं होना। बड़ी बड़ी कंपनी से एक्सेल का यूज़ करती हैं, हर उसमें आप देखोगे तो एक्सेल ही एक्सेल दिखेगा आपको, है ना। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक्सेल जॉब्स लिखो यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं naukri.com पे जाऊँ तो कितनी जॉब्स है मेरे पास, 1,24,000, कितनी, 1,24,000 से ज़्यादा जॉब है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी कितनी दिखा रहा है, 64,812 जॉब्स दिखा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा ऑपरेटर की एक जॉब है, ठीक है, जिसको एक्सेल आना चाहिए, बिना एक्सेल के कुछ नहीं हो सकता TP में, ठीक है। दैन उसके बाद में वॉकिंग ड्राइवर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, वर्चुअल सेल्स, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल चाहिए आपको। असिस्टेंट फाइनेंस में आपको एक्सेल चाहिए, ठीक है। और देन उसके बाद में बैकेंड एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सेल चाहिए, बैकेंड एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सेल चाहिए। BCom फ्रेशर विद गुड एक्सेल नॉलेज, देखो यहाँ पर एक कंपनी रिक्वायर कर रही है विद जीरो आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। और सैलरी भी दे रही है, देखो यहाँ पे 2.25 लाख से 3.5 लाख के बीच में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, कीर्ति नगर में कोई है, तो वो कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है। देन उसके बाद में देखोगे तो नीचे आओगे तो डेटा बेस एग्जीक्यूटिव की आपको मिल रही है, और एक MS SQL के ऊपर। देन MIS एग्जीक्यूटिव या MIS एनालिस्ट के ऊपर मिल रही है। तो कई सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी जो एक्सेल के ऊपर ही हैं। अभी देखो naukri.com देखा आपने,
naukri.com पे देखोगे तो एक्सेल जॉब्स कितनी है, 1,24,688 जॉब्स हैं आपकी केवल naukri.com पे। और इधर देखोगे तो इंडीड के ऊपर भी जॉब्स जो है ना पोजीशंस हैं आपकी, इंटरचाला के ऊपर भी आपकी बहुत सारी पोजीशंस हैं, फ्रीलांसर के ऊपर देखोगे तो कई सारी जॉब्स मिल जाएंगी, अपवर्क के ऊपर देखोगे, लिंक्डइन के ऊपर देखोगे, है ना, तो कई सारी आपको जॉब्स ही जॉब्स मिलेंगी एक्सेल के ऊपर, केवल एक्सेल के ऊपर, है ना। ये केवल एक्सेल का दबदबा है। किसका दबदबा है? केवल एक्सेल का। सोचो कि एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हम लोगों के लिए, तो एक्सेल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसा नहीं है केवल डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्सेल बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है और एक्सेल को हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा अब लेके चलते हैं एक्सेल के ऊपर, ज़रा एक्सेल को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि एक्सेल जो है ना आपको एक्सेल में दिखता कैसे है, क्या करते हैं उसमें, कौन सी चीज़ क्या होती है, तो उसके ऊपर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे जब आप एक्सेल को इंस्टॉल कर लोगे तो एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक्सेल सर्च करना है अपने सर्च बार में और उसको ओपन कर लेना। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, मेरा एक्सेल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेल ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से विंडो दिखाई देगी, है ना। देखो इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। अब ये देखो जो विंडो है ना, ये अपडेट के साथ में हो सकता है चेंज भी हो जाए, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से आते रहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखो कि एक जब आपको एक्सेल को जब आप पहली बार ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो इंटरफेस है वो दिखेगा, ठीक है। और नीचे जो प्रीवियस मेरी फाइल्स हैं वो भी दिख रही हैं, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी इनके ऊपर काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को ये फाइल दिखाई दे रही है ना। तो ये मेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप एक्सेल को पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जो ब्लैंक वर्कबुक है आपकी, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये आपकी बनी हुई टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि टेम्पलेट जो बनी होती हैं इनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो मोटिव है वो एक्सेल को समझना है, कि हम लोग आपको एक्सेल को समझाएं, तो हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये है आपका पूरा इंटरफेस एक्सेल का। जब आप एक्सेल को पहली बार क्या करोगे, ओपन करोगे, तो एक्सेल आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। ये है आपका एक्सेल। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है, देखो ऊपर देखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखो आपकी टैब है पूरी, ये आपकी रिबन बार है पूरी, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले तो मैं ये बता दूँ कि हर चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज़ के बारे में समझ जाओगे, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, उसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्ट की क्या होती है, सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ रट्टा मार लिया कि क्लिप बोर्ड में क्या था, फॉन्ट में क्या था, अलाइनमेंट में क्या था। ये सब धीरे धीरे आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। रट्टा बट्टा कुछ नहीं मारना होता इसमें, है ना। और सीधी सी बात एक और है कि जैसे इसमें अपडेट आते हैं ना, तो ऑप्शन इधर से उधर भी हो जाते हैं। अभी देखो जैसे ये आपका अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है अलाइनमेंट वाला अपडेट के बाद में कहीं और चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हट जाती हैं, कभी कभी न्यू भी आ जाती है इनमें, ये चीज़ें हाइड भी हो जाती हैं। तो हमें बस ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। बस अभी ये जैसे मेरे पास में ये इंटरफेस आ रहा है, तो एक एक करके हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस में क्या होता है। तो सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्सेल का लोगो है, ठीक है। ऑटो सेव इसमें ऑफ है। ऑटो सेव का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और हर 1 मिनट के बाद में या 30 सेकंड के बाद में जो भी आपने टाइमर सेट किया हो, तो वो आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली सेव करते रहेगा ब्रैकेट में। आपको ज़रूरत नहीं है सेव करने की। अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा है ना, तो ये सेव नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। ये किए, ठीक है, ऑटो सेव वाला ऑप्शन। तो ऑटो सेव का मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली सेव कर लेना फाइल को। जब मैं काम कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर ले फाइल को। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जैसे सपोज़ करो अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, लैपटॉप है या सिस्टम है मेरा, अगर वो अचानक से बंद हो गया और मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो बंद हो गया अचानक से, जो मैंने काम किया वो सब डिलीट हो जाएगा ना, हट जाएगा, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑटो सेव से क्या होगा, ऑटो सेव से ये होगा ऑटोमेटिकली मैं सेव नहीं करूँगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव कर रहा होगा सब कुछ, है ना। तो मेरे सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर वहाँ पे, इसलिए ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ पे आता है, आपको मिलता है। देन उसके बाद में एक ये सेव का ऑप्शन है, ये अंडू और रीडू वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये अंडू और रीडू वाला, अभी कुछ भी अंडू रीडू करने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन दोनों डिसेबल्ड है आपकी। और वर्कबुक 1 एक्सेल, ये क्या लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जो आपकी फ़ाइल का नाम होगा वो आएगा। और ये ऊपर और टॉप पे आपको दिख रहा है सर्च बार, तो सर्च बार में आप जो भी सर्च करोगे वो आपको सर्च करने के लिए मिल जाए। कमेंट्स और शेयर
ये आपके ऑप्शन अलग अलग हैं। यहाँ से अगर आप चाहो तो पूरी वर्कबुक को, वर्कशीट को शेयर कर सकते हो। अगर लिंक करना चाहो तो लिंक कर सकते हो। मोबाइल के ऊपर अगर चला के देखना चाहो तो मोबाइल के ऊपर चला के देख सकते हो। कमेंट में यहाँ पे जैसे अगर आप कोई भी उसके ऊपर कमेंट करना चाहो तो वो कमेंट भी कर सकते हो, है ना। अब ये जो आपकी ऊपर दिख रही है ना, ये नीचे वाली, ये आपकी टैब होती है पूरी, है ना। इसको बोलते हैं टैब्स। अब ये टैब्स में जैसे पहली जो टैब है आपकी वो फाइल टैब है। अगर आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। न्यू फाइल बनाने का, ओपन करने का, शेयर करने का, इन्फॉर्मेशन का, सेव एस का, प्रिंट का, एक्सपोर्ट का, क्लोज का, अकाउंट का, ऑप्शंस का, है ना। और उसके बाद में जब आपने फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन किया था ना, तो वही ऑप्शंस आपको फिर से देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से होता है ना। तो फाइल ऑप्शन में आपकी ये वाले ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होंगे। अब हर एक जो ऑप्शन है ना आपका, वो हम उसको ट्राई करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद में होम टैब आती है आपकी। होम टैब में क्या मिलता है आपको? होम टैब में आपको ये वाली रिबन बार मिलती है, जिसके अंदर आपको क्लिपबोर्ड मिलेगा, फॉन्ट मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगी, नंबर मिलेगा, स्टाइल्स मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, एडिटिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा, और एड-इन्स के लिए यहाँ पे जो आपके प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो प्लगइन्स होते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे और भी आपके ऑप्शन है वो भी देख सकते हो। तो होम टैब के अंदर ये मिलेगा। जैसे आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिबन बार के ऑप्शंस होंगे, जो फीचर्स होंगे, चेंज हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि चेंज होने पर जो आपकी वो होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने टैब को स्विच किया। तो टैब को स्विच करने पर मैं होम टैब से इंसर्ट पे आया तो मेरे पास में दूसरे ऑप्शन आने लगे, जैसे पाइवट टेबल बनाने के लिए, या रिकमेंडेड पाइवट टेबल आपके पास में है, या कोई और टेबल आप बनाना चाहते हैं, कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई शेप ऐड करना चाहते हैं, या कोई आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, कोई 3D मॉडल ऐड करना चाहते हैं, या कोई स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं, या कोई स्क्रीनशॉट है आपके पास में वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं उसको। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंसर्ट का मतलब होता है हम अगर कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी एक्सेल सीट के ऊपर, तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट, जैसे आप लोग कोई चार्ट वगैरह ऐड करना चाहो, ठीक है। जैसे बार चार्ट होता है आपका, या लाइन चार्ट होता है आपका, पाई चार्ट होता है आपका, हिस्टोग्राम होता है आपका, अगर वो आप लोग ऐड करना चाहो तो आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइन के लिए, कॉलन के लिए, विन और लॉस के लिए, स्लाइशर अगर आप लोग लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, टाइम लाइन लगाना चाहो तो टाइम लाइन लगा सकते हो, लिंक्स अगर कोई लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, कमेंट करना चाहो, कोई टेक्स्ट लिखना चाहो, कोई इक्वेशन या कोई सिंबल लगाना चाहो तो वो आप लोग लगा सकते हो। किसके अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपका ये आता है। उसके बाद में आपके पास में आता है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में क्या होता है? ड्रॉ टैब में ये होता है कि आप एक्सेल के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, जैसे यहाँ पर कोई डेटा लिखा है और मुझे उसके ऊपर मार्क करना है, तो यहाँ पर ड्रॉ टैब खोल के मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको मार्क कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो ड्रॉ टैब है आपकी इस तरीके से काम करती है। अब जो आपके पास में एक रबड़ भी आती है यहाँ पे, उसको मिटाना चाहो तो आप मिटा भी सकते हो। तो ड्रॉ टैब में आपका ये होता है, ठीक है। बस इसमें ड्राइंग वाले ऑप्शंस होते हैं, कई तरीके के पेन, पेंसिल आपको मिल जाएंगे, हाइलाइटर मिल जाएगा, है ना। एक मैजिक पेन भी मिल जाता है आपको। तो उस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इंक टू सेव का ऑप्शन है आपका, या इंक टू मैथ का ऑप्शन है आपका, या इंक रिप्ले का ऑप्शन है आपका। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरीके से का ऑप्शन काम करता है, लेकिन पहले ये समझ लो कि कौन कौन सी टैब में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद में पेज लेआउट के ऊपर आता है। पेज लेआउट में आपको जैसे थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर्स का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है, या इफेक्ट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए मार्जिन वगैरह के लिए। ओरिएंटेशन, आप लोग पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, लैंडस्केप रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद में साइज़ के ऊपर आते हैं हम लोग कि साइज़ क्या होना चाहिए हमारा, A4 में, लीगल में, ट्राइब्रॉइड में। पेजेस के अलग अलग साइजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे साइज़ भी लेना होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास में A4 का जो साइज़ है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है वो A4 का साइज़ है। तो हम जब पे साइज़ देखें तो A4 साइज़ आपका होना चाहिए, है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। प्रिंट एरिया आप लोग देख सकते हो कि कौन सा एरिया प्रिंट होने वाला है। जैसे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको डेड डेस्क करके, तो ये एरिया आपका प्रिंट होने वाला है, तो आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देख सकते हो। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर सकते हो, बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, है ना। प्रिंट टाइल्स करना चाहो तो प्रिंट टाइल्स भी कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन है। देन उसके बाद में विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, स्केल कितना होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हो, है ना। ग्रिड लाइन आपको देखनी है कि नहीं देखनी है ये बता दो, ठीक है। ग्रिड लाइन भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं और देख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लगा सकते हो। व्यू का ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो लगा सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन मिल जाते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके पास में कि आप कहाँ अलाइन करना चाहते हो, लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में,
ठीक है, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, ठीक है, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप यूज़ करना चाहो उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहाँ यूज़ करने हैं, किसका कब यूज़ होगा, वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में फार्मूलाज का ऑप्शन आता है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सेल के ऊपर फार्मूलाज का, क्योंकि बिना फार्मूला के एक्सेल केवल और केवल रोज एंड कॉलम्स के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक्सेल में हमारे पास फार्मूलाज हैं तो ये हमारे लिए वरदान से ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर अगर हम फार्मूला की बात करें तो सम का, एवरेज का, काउंट नंबर का, मैक्स निकालने के लिए, मिन निकालने के लिए ये हमारा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे जो ऑटो सम है उसके अंदर। देन उसके बाद में रिसेंटली यूज के ऊपर जाएँ तो सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, ठीक है, सम इफ, ये PMT आपका, ST डेव, ठीक है। इस तरीके से फाइनेंस के लिए अगर आप देखोगे तो कई सारे आपके मिल जाते हैं, जैसे आपको कूप डेज निकालना है, ठीक है। जो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको पता होता है कि कौन कौन सा फॉर्मूला किसके लिए लगाना होता है। PV पता नहीं क्या होता है, रेट क्या होता है पता नहीं, शिफ्ट क्या होता है, ये इसको मुस्कान को पता होंगे, है ना। पता तो मुझे भी है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, है ना। तो ये आपकी फाइनेंस के लिए होते हैं। लॉजिकल के लिए अगर आप देखना चाहो तो इफ़ के लिए, फॉल्स के लिए, बाय एरो के लिए, बाय कॉलम के लिए, है ना। या एंड अगर आप कोई ऑपरेटर लगाना चाहो, इफ एरर लगाना चाहो, इफ एनी लगाना चाहो, एलिफ लगाना चाहो, लैम्डा लगाना चाहो, तो आपके पास में कुछ मैथमेटिकल भी आ जाते हैं। अगर आप टेक्स्ट के लिए कुछ लगाना चाहो, जैसे स्ट्रिंग को कॉन्क्रीट करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, कोड लिखना चाहते हो, है ना, डॉलर लगाना चाहते हो, एग्जिट लगाना चाहते हो, फाइंड लगाना चाहते हो, फिक्स लगाना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम एंड डेट के लिए भी आता है इसमें कि टाइम एंड डेट आप कैसे चाहते हो, वो भी आपके पास में है, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंसेस के लिए कॉलम्स का चाहते हो, ठीक है, या रोज का चाहते हो, एरिया का चाहते हो, एड्रेस का चाहते हो, फिल्टर का चाहते हो, एक्सपेंड का चाहते हो, ड्रॉप का चाहते हो, तो आप बता सकते हो यहाँ पे टेक का, टेक ऑल का, ट्रो का, ठीक है, यूनिक का, VL लुकअप का, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में आओगे तो जो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के वो होते हैं ना, वो सब आपको मिल जाएंगे। ABS यानी एब्सोल्यूट के लिए, है ना। और उसके बाद में यहाँ देखोगे तो बेस निकालने के लिए है आपके पास में, है ना। और ये देखो कॉस है, कॉस हाइपरबोला है, कॉट है ना। और उसके बाद में कॉट एच है, ठीक है। और उसके बाद में ये CSC निकालने के लिए है। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए है, इवन निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए, डेसिमल, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, जो आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो। तो बिना फॉर्मूला के एक्सेल एकदम खाली डब्बे की तरह है। जैसे स्टैटिस्टिकल आप यूज़ करना चाहते हो, इंजीनियरिंग आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, क्यूब निकालना चाहते हो, कंपैटिबिलिटी निकालना चाहते हो, या वेब के लिए कुछ चाहते हो, तो आपके पास में कई तरीके के मल्टीपल फार्मूलास यहाँ पे आपको मिल जाने हैं, ठीक है। नेम मैनेजर आता है आपका, डिफाइन द नेम, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, ट्रेस द प्रेसिडेंट्स और ट्रेस द डिपेंडेंट्स, रिमूव फ्लोस, और ये आप लोग कर सकते हो, इसके बारे में हम देखेंगे। देन इसके बाद में 100 फार्मूलास होता है, एरर चेकिंग होती है, इवेलुएट फार्मूला होता है, वॉच विंडो होती है, ठीक है। वॉच विंडो में हम बताएंगे, वॉच विंडो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और उसके बाद में कैलकुलेटर ऑप्शन है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है फार्मूला स्टेप में। देन उसके बाद में आते हैं हम डेटा टाइप के ऊपर। डेटा टाइप के अंदर आपका गेट डेटा होता है यहाँ पे, फ्रॉम द फाइल, फ्रॉम द डेटाबेस, है ना। तो जैसे हम लोग जब डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे या डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो वो पूछेगा कि आप डेटा को कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पास में कोई फाइल है, जैसे एक्सेल की कोई वर्कबुक है, या टेक्स्ट या कोई CSV फाइल है, या XML की फाइल है, कोई JSON की फाइल है, या कोई PDF फाइल है, या कोई फोल्डर है आपके पास में, ठीक है, या आपने शेयर पॉइंट से कोई फोल्डर लिया है, तो आप बताइए हमें, तो वहाँ से वो फाइल ले लेगा। या आप डेटाबेस से लेना चाहते हैं, जैसे SQL सर्वर से लेना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या MySQL ये रहा आपका, है ना, IBM DB2 यहाँ से ले सकते हैं, PostgreSQL से ले सकते हैं, सिसबेस से ले सकते हैं, टेराडाटा से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। अजूर से ले सकते हैं, अजूर एक आपका डेटाबेस है ना, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, तो उससे भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके और भी आ जाते हैं, जैसे फ्रॉम लेक हाउस, फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है, फ्रॉम डेटा फ्लोज और डेटा वर्स, यहाँ से हम लोग डेटा ले सकते हैं। अदर सोर्सेज हैं आपके पास में, वहाँ से भी हम लोग कई तरीके के आपके पास में यहाँ पे डेटा को लेने के लिए ऑप्शंस हैं, तो जहाँ से हम लोग आराम से डेटा को ले सकते हैं। आपको मर्ज करना है, आपको सेपरेट करना है, तो आपके पास में कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो गेट डेटा हम लोग कहीं से भी डेटा को ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं। देन इसके बाद में अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश सॉल्व करें, तो रिफ्रेश सॉल्व का मतलब ये कि जितनी भी आपकी वर्कबुक वगैरह होंगी वो सब आपकी रिफ्रेश हो जाती है। क्वेरी से कनेक्शन बनाना चाहो तो बना सकते हो, प्रॉपर्टीज़ देखना चाहो, वर्कबुक लिंक्स देखना चाहो, ठीक है, स्टॉक या फिर करेंसी को एनालाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जियोग्राफी की भी यहाँ पे
एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो फ़िल्टर लगा सकते हैं, एडवांस में जा सकते हैं, ठीक है, रीअप्लाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलन बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल सेलेक्ट के लिए, नन ऑफ सेलेक्ट के लिए, सब सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देन उसके बाद में डेटा मॉडल आपके पास में आ जाता है। देन उसके बाद में आपके पास में कंसोलिडेट आ जाता है, सर्च का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस आपके पास में आ जाता है, फोरकास्ट सीट आ जाती है आपके पास में, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। रिव्यू में जाओगे तो स्पेलिंग, थ्रेसर्स आपके पास में आ जाता है, बग बुक स्टैटिस्टिक्स आता है, चेक परफॉर्मेंस आती है, एक्सेसिबिलिटी आती है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, न्यू कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सो कमेंट कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहें या अपनी बग बुक को प्रोटेक्ट करना चाहें या कोई अलाउ की रेंज रखना चाहते हैं आप लोग, वो भी कर सकते हैं। और जो इंक है उसको हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्यू के ऊपर आओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपका व्यू काम करता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल पे अभी हमारा खुला हुआ है, हम चाहें तो यहाँ पे पेज ब्रेक रिव्यू देख सकते हैं, पेज लेआउट देख सकते हैं, कस्टम व्यूज़ भी देख सकते हैं। और मॉडल को स्विच, यहाँ पे मोड्स को स्विच करने पर जैसे अभी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ऊपर आपको, तो जैसे आप इसको स्विच करोगे तो पूरा ब्लैक और वाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में अगर नेविगेशन के ऊपर जाओगे तो नेविगेशन आपका खुल जाएगा इधर से, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपकी, जब आप काम करते हो ना तो नेविगेशन के अंदर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं हेडिंग्स हटा दूँ तो हेडिंग्स हट जाएंगी, आपकी जो नंबर है ना ABC और ये सब, ये आपके हट जाते हैं। देन इसके बाद में आपका डेटा टाइप एंड आइकन्स के ऊपर आओगे तो ये काम करेगा तब जब आप डेटा टाइप या फिर आइकॉन लोगे तब आपका दिखाया जाएगा, ठीक है। ग्रेड अगर आप हटाना चाहो तो ग्रेड हटा सकते हो, फार्मूला बार हटाना चाहो तो फार्मूला बार हटा सकते हो, आपका फार्मूला बार हट जाएगा। इसको ये जो नीचे है ना फार्मूला बार कहते हैं इसको, इसको भी हम बताएंगे अभी, रुको। जूम कर सकते हैं, जूम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके ऑप्शन हो जाते हैं। ऑटोमेट के ऊपर आओगे तो ऑटोमेट में भी आपके ऑप्शन हैं और हेल्प आपका लास्ट ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो पूरी ऊपर की टैब है, यहाँ पे आपको कई तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी फार्मूला बार की, तो ये फार्मूला बार है। यहाँ पर जो भी आप फार्मूला लिखते हैं वो यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है। ये ड्रॉ का अभी ऑप्शन हटा ही नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फार्मूला बार आ जाता है। यहाँ पे आप किस टाइप का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो रो एंड कॉलम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ है या नहीं, बताओ हुआ है, अभी बताओ पहले, इतना क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ पहले, समझ में आया इतना? अभी फ्री ना हो, लाइट आएगी। बासन में ले लिया हो, मुँह नहीं उठाना तो जल्दी ला, चल बेटा बैठ, जल्दी आ। बड़ी वाली बोतल दे दिया, पानी की बोतल दूसरी दे दी करके कोई, जल्दी जल्दी आ। ठीक है कि नहीं है, मैं कह रहा लिया है वो काय को दें जब रोटी के तो कहीं नहीं, जल्दी जा।
फाइन वैल्यू में जगह में करते हैं तो लिया तो पहले ही ठीक है। देखो देखो एक्सेल के ऊपर वापस आते हैं। अब एक्सेल में एक चीज़ दिख रही होगी आपको यहाँ पे कि बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स है। अब आप इनको देखते चले जाओ तो ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी लिमिट दिखाना चाहूँ तो लिमिट कैसे दिखाऊँ मैं आपको, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और एक कोशिश करते हैं लिमिट दिखाने की कि इसकी लिमिट कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो ये लास्ट रो है उसकी, है ना। तो देखो इस पर लास्ट रो में देखो कितना है, ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 10,48,576 रो है इसके अंदर। कितनी? 10,48,576 रो हैं इसके अंदर। कितनी है? 10,76,500 48,576 गलती है। 10,48,576 रोज, ठीक है। रोज की बात हो रही है अभी, कॉलम्स की बात नहीं हो रही है अभी, केवल रोज की बात हो रही है। अब जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, उस सवाल को पूछेगा ज़रूर कि ये बताओ कि आपके एक्सेल के अंदर जो रोज़ होती हैं वो कितनी होती हैं टोटल, तो आपको पूछेगा वो। अब यहाँ पर आपको कितनी रो दिख रही हैं, है ना। तो मुझे दिख रही है यहाँ पे कि 10,48,576 रो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है। 10 लाख ही है ना वो, 10 लाख हैं या 1 लाख हैं? सर 10 लाख 10 लाख। ठीक है। अगर हम रो की बात करें तो रो तो हमारी ये हो जाती है, ठीक है, 10,48,576। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी कॉलन की, ठीक है, कॉलन की, तो कॉलन कितनी होती होंगी, ठीक है, कॉलन कितने होते होंगे। देखो ये रहा आपका लास्ट कॉलन, ठीक है, ये आपका लास्ट कॉलन है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखोगे लास्ट कॉलन में कि इस लास्ट कॉलन में ना आपको नंबर नहीं दिखाई देगा, ABCD करके दिखाई देगी। तो XFC और XFD बस लास्ट ही है आपकी। तो ये आपका लास्ट होता है। और अगर आप ऐसे देखते चले जाओ ना, कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं और AI से पूछते हैं कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल 365, ठीक है। तो मैंने बोला 365 में, देखो ये रहा 16,384 आपकी कॉलन है, ठीक है। कितने हैं देखो, XFD तक था अभी जो हमने देखा, और ये आपका यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स की आपको काउंटिंग पता चल गई होगी कि रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं आपके। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं ना, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि रो को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग और कॉलन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको चीज़ को देखना। रो को डिफाइन करने के लिए आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ पे रो को डिफाइन करने के लिए नंबर्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर कॉलन को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर जो कॉलन डिफाइन होता है आपका वो ABCD में होता है, यानी जो आपकी अल्फ़ाबेट होती है उसमें डिफाइन होता है, यानी ABCD में डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर हमें रो और कॉलम को यहाँ पे सब वो देखना हो, डिफरेंस देखना हो उसमें, तो रो होती है हमारी जो 1 2 3 से होती है और जो कॉलम होता है वो ABCD से होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक रो और एक कॉलम। एक जो तीसरी चीज़ आती है आपकी इसमें, एक होती है
आपकी सेल। अब ये सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है जहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों मिल रहे होते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस सेल का नाम बताओ जो अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि जो मैंने यहाँ पे ये जो सिलेक्ट कर रखा है बॉक्स, इसका वो बताओ मुझे कि ये कौन सा सेल होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर रो एंड कॉलन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो 6 नंबर की रो है आपकी, और कॉलन कौन सा है आपका? जी, ठीक है। और अगर हम इसका वो निकालना चाहें तो ये क्या है आपका जो सेल है वो G6 हो गया, है ना, और इसका एड्रेस भी G6 हो गया। तो अगर हम किसी भी सेल को यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहें तो उसके एड्रेस से कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहीं भी इसको पॉइंट आउट करना चाहूँ तो इसका एड्रेस अगर मैं निकालना चाहूँ ना, तो यहाँ देख सकता हूँ कि मेरा रो कौन सा है और मेरा कॉलन कौन सा है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा सेल है उसका एड्रेस, जैसे ये G11 हो रहा है ना। और अगर मैं इस पे देखूँ, इस पे देखूँ, इस पे देखूँ, तो हर एक का ये एड्रेस दिखाता है यहाँ पे C11, ठीक है, C16, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका एक छोटा सा बॉक्स भी आता है जो दिखाता है आपको कहाँ कौन सी रो पे हैं आप, कहाँ नहीं है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है जब आप कोई फार्मूला लगा रहे होते हैं और जहाँ पे आपको सेल को सिलेक्ट करने के लिए स्पेसिफाई, तब आपको बताना होता है। तो यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसका सेल का जो एड्रेस होता है ना वो देना पड़ता है कि सेल का एड्रेस क्या है बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे 5 2 3 65 और कुछ भी लिख दो यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिख दो। मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया कुछ। अब मैं यहाँ पर सपोज करूँ कि एक वो लगाता हूँ फार्मूला, जैसे मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैंने लिखा एवरेज, ठीक है, एवरेज, और मैं यहाँ एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। अरे एवरेज निकालना है, देखो एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना है। तो मुझे यहाँ पर जो मेरे रोज एंड कॉलम्स है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। या तो आप नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से कर सकते हो, ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पूरा कैलकुलेट करेगा और डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक एड्रेस पता है, जैसे मुझे इसका एड्रेस पता है कि इसका एड्रेस E3 है, तो E3 ले लूँगा मैं, फिर उसके बाद में E4 ले लूँगा, फिर E5 आ जाएगा, फिर E6 आ जाएगा, इस तरीके से। और सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहूँ तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके और फिर इसको बंद करके, और जैसे एंटर दबाऊँगा तो मुझे मेरा जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगा करके एवरेज भी निकाल सकते हैं। और अगर मुझे इसका सम निकालना होता तो मैं इजीली सम भी निकाल सकता था। तो यहाँ पे जो एवरेज है आपका, वहाँ पर आप लोग सम लिख दो तो आपका सम निकल आएगा। देखो सम निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आपस में। यहाँ पर आप मल लिखोगे तो आपका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। और फार्मूला लगाने के बाद में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, समझ में आ गया ना। तो ये है आपका जो एक्सेल में रोज कॉलम्स एंड जो सेल होती है वो। तो रोज एंड कॉलम्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एक सेल का मतलब होता है, वो सेल भी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं वर्कबुक और वर्कशीट के ऊपर। वर्कबुक का मतलब क्या होता है, वर्कशीट का मतलब क्या होता है? वर्कबुक का मतलब तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जो वर्कबुक होती है आपकी वो एक नोटबुक की तरह होती है ना। नोटबुक को मान लो वर्कबुक है आपकी, और जो वर्कशीट है उसको मान लो कि एक पेज है आपका, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस एक्सेल के अंदर देखें तो जो पूरा एक्सेल खुला हुआ आपका, ये नोटबुक है आपकी पूरी, है ना, जिसको हम वर्कबुक बोल रहे हैं। इसमें हम कई कई सारे मल्टीपल पेजेस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट आपको यहाँ दिखाई देती है। देखो शीट 1 है आपकी, जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो शीट 2 आ जाएगी, फिर एक और क्लिक करोगे तो शीट 3 आ जाएगी। ये जो शीट है आपकी, शीट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो शीट है आपकी वो क्या डिफाइन करती है, पेजेस के तौर पे। जैसे आपकी नोटबुक होती है और नोटबुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे आपकी एक्सेल में आपकी वर्कबुक होती है, वर्कबुक में आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं, सीट्स होती हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्कबुक बना सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे कई सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जैसे मैं मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करता हूँ, तो मैंने क्या करा, एक वर्कबुक बनाई जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक का पूरा हिसाब रखता हूँ। देन उसके बाद में मेरा डिटर्जेंट पाउडर का भी बिजनेस है, ठीक है। तो डिटर्जेंट पाउडर का जो पूरा बिजनेस है एक वर्कबुक में अलग से मैनेज होता है ना। अब यहाँ पे जो वर्कशीट है वो किस तरीके से काम कर सकती है, तो मैं ईयरली या फिर मंथली अपना जो वर्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं
हिसाब रख सकता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले लेते, कॉलेज है और कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एक वर्कबुक बना ली। जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट के लिए एक वर्कबुक बना ली, ठीक है, यानी एक नोटबुक ले ली एक डिपार्टमेंट के लिए। अब जैसे मैंने एक वर्कबुक ली एक डिपार्टमेंट के लिए, बीए के लिए या बीकॉम के लिए, तो सपोज करो मैंने बीए के लिए ले ली, तो अब यहाँ पे वर्कशीट कैसे बनाएंगे, जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है, बीए थर्ड सेम के स्टूडेंट्स कौन है, बीए फिफ्थ सेम की कौन है, बीए सिक्स सेम और सेवन सेम की कौन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कशीट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा हमारा मैनेज होता है डेटा, ठीक है। तो वर्कशीट और वर्कबुक में आपको मतलब समझ में आ गया हो कि वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है। वर्कबुक जो होती है वो नोटबुक की तरह होती है जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, और वर्कशीट होती है जहाँ पे हमारा हर एक पेज एक न्यूज़ शीट की तरह काम करता है। तो एक न्यूज़ शीट लो उसके ऊपर नया काम करो, फिर एक न्यूज़ शीट लो उसके ऊपर नया काम करो। वर्कबुक आपकी पूरी फाइल होती है, पूरी एक नोटबुक होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो वर्कबुक जो होती है वो पूरी एक्सेल फाइल होती है, जो आपका वर्कशीट होता है वो अलग अलग शीट होती है, दैट्स इट, ठीक है। ये है। देखो एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तीन टाइप के डेटा एंटर कर सकते हैं। एक तो आपका टेक्स्ट होता है ना, एक नंबर होता है, और एक आपका जो डेट वगैरह होती है वो हम लोग एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर करना है और अलग अलग तरीके से डेटा एंटर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं टेक्स्ट का ले लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने टेक्स्ट का लिया और टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ जैसे राहुल, ठीक है, आगरा, लैपटॉप, ये मेरा क्या हो गया टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20, 500, 1000, इस तरीके से। और जो दूसरा वाला डेटा था मेरा लास्ट वाला, वो कौन सा था, डेट वाला। तो यहाँ पर हम डेट भी डाल सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे डेट डालनी है तो मैं डेट के लिए जो भी मेरे लिए डेट होगी मैं वो डेट ले करके और यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये मेरी डेट आ गई, ठीक है, इस तरीके से डेट आ जाती है मेरी। तो ये डेट हो गई, इस तरीके से डेट डाल सकते हैं हम लोग, जो भी आपकी डेट है वो डाल सकते हैं, है ना। तो तीन टाइप का डेटा आपका स्टोर हो जाता है। चलिए काम करेंगे हम लोग, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा डेटा एंट्री करते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर मैं नेम डालूँगा, तो कोई भी नेम ले लो। सपोज़ करो मैं पहले अपना ले लेता हूँ, फिर इब्रा का ले लेते हैं, फिर बुस्रा का ले लेते हैं, है ना। फिर अलीना का ले लेते हैं, नहीं अलीशा अलीशा, है ना। फिर मुस्कान का ले लेते हैं, फिर तनु का ले लेते हैं, फिर प्रिया का ले लेते हैं, और उसके बाद सबिस्ता का ले लेते हैं, ठीक है। और कौन रह गया इसमें, निशिका रह गई है अभी, निशिका, बस निशिका रह गई है ना, निशिका। तो निशिका का भी ले लिया हमने। तो ये आपके नेम हो गए। और अगर मैं इसमें बोलूँ एज के लिए, तो एज जैसे अगर मैंने डाल दी अपनी, ठीक है, और बाकी सब कैसे डाल दे रहा हूँ रैंडमली, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ, है ना। मुस्कान, तनु, प्रिया, सबिस्ता, निशिका, ठीक है, ये मैंने एज डाल दी। देन उसके बाद मैं अब डालूँगा जैसे सिटी, ठीक है। तो ये सिटी जैसे यहाँ आगरा, ठीक है। देन उसके बाद में ये दिल्ली में, ठीक है, ये मथुरा में, ये जयपुर में, ठीक है। और उसके अलावा ये लखनऊ में, और ये आपका नोएडा में, और ये आपका फिरोज़ाबाद में, और इसके अलावा ये अलीगढ़ में, ठीक है। और निशिका को पहुंचाते हैं
मैनपुरी में, ठीक है। तो ये मैंने सिटी के नाम डाल दिए, सिटी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं कॉलन फीस वाला। तो रैंडमली कोई भी फ़ीस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे फ़ीस ले ली मैंने, ये वाली, ये फ़ीस ले ली मैंने, ठीक है, गलत डाल दी। और इसके अलावा ये फ़ीस ले ली मैंने, देन इसके अलावा ये फ़ीस ले ली मैंने, ये मेरी हो गई फीस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा डेटा हमने एंटर किया है जिसमें नेम, एज, सिटी और फीस। तो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका कॉल, ये जो है ना, इस तरीके से जो सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ये पूरी आपकी रो है, ये पूरी आपकी रो है जहाँ तक ये जाएगी, है ना, ये पूरी है, वो रो है आपकी जहाँ तक भी ये जाएगी। और ये इस तरीके से ना, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये पूरा आपका कॉलम हो गया जिसमें हमारी फीस का वो डला हुआ है पूरा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लखनऊ लिखा है, तो मैंने पूछा कि बताओ इस सेल का नाम क्या है ना, इस सेल का नाम क्या है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये 6 वाली रो के ऊपर आ रही है, और जिसका कॉलम नेम है वो है सी, तो C6 के ऊपर आ रही है, तो C6 हो गया इसका, है ना। और अगर मैंने बोला कि फिरोज़ाबाद के लिए बताओ, तो फिरोज़ाबाद के लिए भी बता सकते हैं, C8 के ऊपर आ रही है। चलो ये छोड़ते हैं। अब मैंने जिस फ़ीस के लिए बोला कि 40,000 जो फ़ीस है वो किसके पास में है, तो D9 के पास में है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बुसरा किस सेल में लिखा हुआ है, तो A4 में लिखा हुआ है बुसरा, है ना। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल को। तो ये छोटा सा एक डेटा है मेरे पास में, जहाँ पे हमने डेटा को लिया, नेम लिया, एज ली, सिटी ली, फीस ली, और ये हमारा छोटा सा डेटा हो गया। ये छोटा सा डेटा इसीलिए एंटर किया हमने कि आपको बता पाएँ। इस तरीके से डेटा हमारा मैनेज होता है। अब इसमें ना आप लोग चाहो तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसको अलाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसको बीच में ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटर में ले लिया, मैं पूरा डेटा सेंटर में लेना चाहूँ तो मैं सेंटर में ले सकता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। इसका फ़ॉन्ट जो है ना बढ़ाना चाहूँ तो फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। इसको बोल्ड या इटैलिक करना चाहूँ तो बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। इसको आप लोग चाहो तो बॉर्डर वगैरह बनाना चाहो ना, तो बॉर्डर भी बना सकते हो, इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा आपका। इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। इसको फिर से सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है ना वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। जो कंपनीज होती है ना, इस तरीके से डेटा को थोड़ा सा लुक वाइज कहो, या फिर जो आपका थोड़ा डेकोरेशन है ना वो अच्छा लगता है डेटा उसके ऊपर, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपके पास में मल्टीपल फ़ॉन्ट है, इनको आप लोग ट्राई करके देखना एक एक करके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़ॉन्ट का साइज़ घटा बढ़ा के देखना, ये भी आपके ऑप्शन घटाने बढ़ाने के लिए हैं दोनों। यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ से बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, यहाँ से बॉर्डर लगाने के लिए, यहाँ से कलर के लिए, यहाँ से टेक्स्ट का कलर होता है वो आ जाता है, यहाँ से अलाइनमेंट के लिए है, जैसे आपको अलाइन करना है, कहाँ से अलाइन करना है, कैसे अलाइन करना है, तो आप लोग ट्राई करना एक बार। देन उसके बाद में आपका ये वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट और रोटेट टेक्स्ट डाउन इस तरीके से आ जाता है। आप टेक्स्ट रैप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है आपके पास में, जैसे आपको सेल्स को जो है ना मर्ज करना है, जैसे रोज़ को मिलाना है, जैसे मान के चलो मुझे इन दोनों रो को ना एक रो बनाना है, ठीक है, या इन दोनों कॉलम्स को एक कॉलम बनाना है, तो मैं आराम से बना सकता हूँ। इसके ऊपर सेलेक्ट करो, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो आपकी जो दोनों कॉलम है वो एक ही में बदल जाएंगी। तो एक कॉलम हो गया आपका, ये है ना, एक कॉलम हो गया है आपका। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहो तो कॉलम को भी मिला सकते हो, उसको रो को भी मिला सकते हो, तो 2 रो सेलेक्ट करो, 2 रो सेलेक्ट होके आपका इस तरीके से 2 रोज़ आपकी एक रो बन जाएगी, है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हो, कैसे नहीं चाहते हो, डिपेंड करता है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे अगर हमें इसे फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने के लिए आपको सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और डेस्कटॉप के ऊपर फाइल को जो भी आप नाम देना चाहो, जैसे मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ कुछ भी, है ना, कुछ भी नाम दे देता हूँ। तो जैसे मैंने इस फाइल को बुसरा नाम दे दिया, तो मैंने बुसरा के नाम से एक जो फाइल है एक्सेल की वो सेव कर ली अपने पीसी के अंदर। तो देखते हैं क्या ये फाइल मेरे उसके पीसी के ऊपर आ गई है सेव होकर, नहीं आ गई। देखो ये आ रही है बुसरा, है ना, ये फाइल आ रही है बुसरा, ठीक है। तो ये मेरी एक्सेल फाइल आ रही है। अब मैं चाहूँ तो इसको रीओपन करके दोबारा से इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने रीओपन किया
तो ये दोबारा रीओपन होके आ जाएगी, जितना काम किया था मैंने वो सब यहाँ पे वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो ऑप्शंस हैं आपके पास में फॉन्ट के, अलाइनमेंट के, उनको आपको क्या करना है, ट्राई करना है। एक बार ट्राई करो कि फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड करने पर क्या होगा, इटैलिक करने पर क्या होगा, अंडरलाइन कब करनी है कब नहीं करनी है, बैकग्राउंड कैसे आएगा, ठीक है, बॉर्डर कैसे लगाना है, डेटा को सेंटर कैसे अलाइन करना है, फाइल को सेव कैसे करना है। एक तो छोटा सा आपके पास में होमवर्क है, आप लोग करके और बताइएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास में यही जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट है ना मेरे पास में छोटा सा डेटा है, इसमें अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो आराम से सर्च कर सकता हूँ। कंट्रोल F करूँ, जो एक शॉर्टकट की है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं इसको, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल F इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी है। अब जैसे सपोज करो मुझे सर्च करना है प्रिया का नाम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिया लिखूँगा, जैसे एंटर दबाऊंगा तो मुझे प्रिया सर्च करके दे देगा वो, है ना, जल्दी से। देखो प्रिया सर्च करके दे दिया, तो मेरे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन है। लेकिन यही चीज़ आपकी नोटबुक में लिखी होती तो प्रॉब्लम हो जाती मेरे को, नोटबुक में सर्च करना ये मुश्किल हो जाता है ना। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि प्रिया की फ़ीस कितनी आई है, प्रिया कहाँ रहती है, प्रिया की एज कितनी है ना, तो आराम से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेटा को ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास में ऑप्शन है। सही है, बताओ सही है या नहीं है। मेरा गला दुख गया बोलते बोलते। चलो फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करो जल्दी से।